हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9, 10th एंड 11th के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। मैं रीमा घई, आपकी एसएसटी एजुकेटर, आज लेके आई हूं आप 10th के लिए पावर शेयरिंग चैप्टर। ये चैप्टर आप लोगों के सिविक्स का पहला चैप्टर है। आज हम इसे शुरू करेंगे और इसमें वेरियस एथनिक कॉम्पोजिशंस को अच्छे से खा जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। देखिए, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग, तो इसका मतलब क्या होता है कि पावर को शेयर करना, पावर को बांटना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, जो एक डेमोक्रेसी में होता भी है। वी ऑल नो कि डेमोक्रेसी में जो पावर है वो वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइडेड होती है। तो बस इस पूरे चैप्टर में हम पावर शेयरिंग का मतलब, क्यों ये डिजायरेबल है या क्यों ये जरूरी है, क्या इसके फीचर्स हैं, विद दो देशों के एग्जाम्पल्स के साथ हम पढ़ने वाले हैं। ऑल्सो इसी चैप्टर में हम बात करेंगे कि पावर शेयरिंग किस किस तरीकों से की जाती है। तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर पावर शेयरिंग। तो a policy agreed between political parties or within a coalition to share responsibility for decision, उसे हम बोलते हैं पावर शेयरिंग। देखिए, सेंट्रल लेवल पे कोई एक पार्टी आ जाती है और स्टेट लेवल पे कोई दूसरी पार्टी आ जाती है, तो उन दोनों को आपस में म्यूचुअल डिसीजन लेना पड़ता है ताकि लोगों के लिए कोई भी कियोस ना रहे। तो इसीलिए उनकी पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। ऐसे ही पावर शेयरिंग अमंग द 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो बेटा जी, दो सेटअप्स होते हैं, ये आगे आप फेडरलिज्म चैप्टर में भी पढ़ोगे। एक्चुअली दो सेटअप्स होते हैं, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल सेटअप और दूसरा होता है आपका वर्टिकल सेटअप। ये आपका हॉरिजॉन्टल सेटअप है। हॉरिजॉन्टल में एच में लेटी हुई लाइन होती है, तो ये लेटा हुआ सेटअप है, कह लीजिए कि सेम लेवल पे ये तीनों पाए जाते हैं। लेजिस्लेचर लॉज बनाने वाला, एग्जीक्यूटिव लॉज इंप्लीमेंट करने वाला और जुडिशरी जो फाइनल डिसीजन लेता है। ऐसे ही वर्टिकल में होता है, जैसे वी टॉप टू बॉटम, तो ये टॉप टू बॉटम, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। अभी इसको हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे सेकेंड चैप्टर ऑफ सिविक्स में ब्रीफली पढ़ाया जाएगा। एथनिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथनिक? तो सोशल डिवीजन जो बेस्ड होती है अलग अलग कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज पे, उसे हम बोलते हैं एथनिक वेरिएशंस, एथनिसिटी। एक ही देश में कितने भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, कपड़े पहनने वाले, रिलीजन को अपनाने वाले, कल्चर कस्टम्स को अपनाने वाले, बिलीव्स पे फॉलो करने वाले लोग पाए जाते हैं, इन्हें हम एथनिक वेरिएशंस के नाम से जानते हैं। अब हम इसको दो केसेस से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला केस जो है वो है बेल्जियम का। तो लेट्स रीड अबाउट बेल्जियम। तो बेल्जियम में क्या था? बेल्जियम एक छोटा सा फेडरल स्टेट था इन वेस्टर्न यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन अ स्टेट ऑफ हरियाणा। जो हमारे इंडिया में हरियाणा का स्टेट है, उससे भी छोटा बेल्जियम का एरिया था। बहुत ही कॉम्प्लेक्स एथनिक कॉम्पोजिशन था। अब यहाँ पे एथनिसिटी थी लैंग्वेज पे बेस्ड। बेल्जियम अपने बॉर्डर्स को शेयर करता था। 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग से। तो क्या होता है, एमसीक्यू में ये लोग 4 में से 3 दे देते हैं और एक कुछ और दे देते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि किसके साथ ये शेयर नहीं करता है। तो इट्स नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ओके, तो ये इसका क्या कहते हैं मैप है, ये आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया हुआ है। ये सारी बातें मैं अभी आपसे करने वाली हूँ कि वेलोनिया में कौन है, ब्रुसेल्स में कौन है, फ्लेमिश रीजन क्या है, जर्मन स्पीकिंग क्या है, ये सारी बातें हम अभी आपसे करने वाले हैं। नाउ लेट्स हियर इट अबाउट एथनिक स्ट्रक्चर। तो अभी मैंने आपको बताया कि अलग अलग लैंग्वेज पे बेस्ड है। तो देखो, अगर देखा जाए ना अगर देखा जाए तो हम यहीं से एक क्या बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखो, यहाँ पे हम दो बातें करने वाले हैं। हम बात करेंगे बेल्जियम की और फिर हम बात करेंगे ब्रुसेल्स की। ब्रुसेल्स कौन है बेटा? ये बेल्जियम की कैपिटल है। तो दोनों जगहों पे क्या है, एथनिक प्रॉब्लम चल रही है। कौन कहाँ रहता है, कैसे रहता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी 40% वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, वाइल डच स्पीकिंग जो थी, देखो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया, हाँ सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि बेल्जियम में जो फ्रेंच स्पीकिंग है
यानी कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो कितने हैं, 40% है। फिर डच भाषा बोलने वाले लोग कितने आए थे, 59% आए थे। अब आप कहोगे मैम अभी तो इसमें बच रहा है भैया 1%, तो 1% में आपके जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हो जाते हैं, जर्मन ये आपके आ जाते हैं 1%, जो अदर्स में हम काउंट कर लेते हैं, इसमें और भी है, ठीक है, अदर्स ही लिख लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो फ्रेंच 40%, डच 59% एंड बाकी 1 हो गए आपके अदर्स। क्लियर है। अब ये जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं ना, ये रहते हैं बच्चों वेलोनिया रीजन में। कौन से रीजन में, बोलिए, वेलोनिया रीजन में। डच वाले जो हैं वो रहते हैं फ्लेमिश रीजन में। ये रीजन्स हैं वहां पे, जैसे फ्लेमिश अभी हमने पीछे यहाँ पे देखा था ना, कि देखो ये फ्लेमिश रीजन था, ये वेलोनिया रीजन है, तो फ्लेमिश रीजन में कौन रह रहा है, डच भाषा बोलने वाले, और वेलोनिया रीजन में रह रहे हैं फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग। तो उनका एरिया इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्पोकन, ठीक है। तो ये हो गया इतने कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। लेकिन ब्रुसेल्स में कहानी उल्टी थी। ब्रुसेल्स में क्या था, 80-20 का रेशियो था, लेकिन उल्टा था। यहाँ पे डच जो है वो मेजॉरिटी में है, तो यहाँ पे वो माइनॉरिटी में थे, और बहुत ही बुरी वाली माइनॉरिटी में, सिर्फ 20% थे। और वहां पे फ्रेंच माइनॉरिटी में थे, यहाँ ये थे भैया मेजॉरिटी में 80%। तो यहाँ पे कहानी जो थी थोड़ी सी क्या थी, उल्टी थी बच्चों। तो इस वजह से यहाँ पे शुरुआत हुई टेंशन्स की, एथनिक प्रॉब्लम्स की, कि भैया यहाँ पे क्या था, जो ये बल्कि माइनॉरिटी है ना, ये रिच थे, ये पावरफुल थे। अब ऑब्वियसली बात है, जो मेजॉरिटी में है उनको होता था कि यार हम बल्कि मेजॉरिटी में, लेकिन सारा का सारा भैया ये लोग छाए हुए हैं, ऐसा क्यों है। तो इनके बीच में टेंशन्स जो थी वो ओरिजिनेट होनी शुरू हो गई थी। तो यही बात की गई है यहाँ पे। द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इन ब्रुसेल्स वेयर 80% पीपल स्पीक फ्रेंच एंड 20% पीपल speak Dutch language. The minority French speaking community was relatively rich and powerful. तो minority में जो थे वो बल्कि rich थे और powerful थे majority से भी। Now, minority French speaking community being relatively prosperous and powerful. अभी मैंने आपको बताया कि French speaking बल्कि लेस इन नंबर थी, लेकिन भैया वो तो फुल एंजॉय मार रही थी। तो in Brussels, the capital of Belgium, the French-speaking people are in majority. The power has been into the hands of French people for a long period of time and benefited them for economic development. तो कहीं ना कहीं ब्रूसेल्स देश में जो फ्रेंच थे, जो मेजॉरिटी में थे, वो यहाँ पे इकोनॉमिकली हेल्प कर रहे थे। The French-speaking population was better read, more qualified and had access to more resources than Dutch population. तो फ्रेंच वाले जो थे वो कहीं ना कहीं बेहतर थे। The French were part of an aristocracy of trades, man and thus were financially strong. तो इन लोगों का बिजनेस काफी अच्छा खासा चलता था, तो ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग और रिच थे। लेकिन अब शुरू हो गई थी बच्चों टेंशन हो गई थी कि भैया हम तो, मैं जैसे एक समझ लो, एक घर में 2 भाई हैं, एक भाई ज्यादा कमाता है और दूसरा भाई ज्यादा उड़ाता है। तो कमाने वाले को होगा कमा तो मैं ज्यादा रहा हूं, लेकिन सारी फैसिलिटीज मम्मी उसको दे ही जा रही हैं, वो तो छोटा है, ये कह के, है ना भाई। तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, एक दिल में ना एक दरार पैदा कर देंगी। तो यहाँ पे भी ना फ्रेंच और डच वालों में ना टेंशन क्रिएट होनी शुरू हो गई थी। The social disparity led to tensions between the Dutch and French speaking communities during the 1950s and 1960s. तो शुरुआत हो गई थी एक अंदर ही अंदर कोल्ड वॉर की बिटवीन फ्रेंच वाले लोग एंड डच वाले लोग। सॉर्टेड, क्लियर है एकदम। चलो अब जल्दी से मुझे टाइम स्टैम्प डाल के बताओ कि भैया कितने जो डच स्पीकिंग लोग थे बेल्जियम में वो कौन से रीजन में रहते थे, वेलोनिया में या फ्लेमिश में? जल्दी बताओ, देखती हूँ कितने अटेंटिव हो तुम। हाँ भाई जल्दी जल्दी कमेंट्स में लिख दो कि जो डच भाषा बोलने वाले लोग थे वो कौन से रीजन में रहते थे, फ्लेमिश रीजन में या वेलोनिया रीजन में। देखा, आधे बच्चे गुम हो गए और आधे बच्चे सही भी लिख रहे हैं, है ना भाई, है ना। तो अटेंटिव रहना है। आई कैन आस्क परसेंटेजेस, एरियाज, तो बी अटेंटिव इन द क्लास। साथ साथ लिखोगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे वो बनाया था फ्लो चार्ट, ये अगर आप नोटबुक में साथ साथ बनाओगे तो इट विल हेल्प यू। ओके, चलिए
अब हम चलते हैं आगे। कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट इन बेल्जियम। अब बेल्जियम में लड़ाई होने के क्या कारण हुए? तो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग जो थी वो रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल थी, जिसकी वजह से डच स्पीकिंग वालों को हो रही थी इनसिक्योरिटी। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज। लेकिन अब लड़ाइयां तो शुरू हो गई थी। जैसे मम्मी को दिख जाए ये दो भाइयों में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, अब या तो वो मम्मी उसको इग्नोर कर दे या मम्मी उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करे, सही करने की कोशिश करे। तो क्या किया गया? बेल्जियम में इसको सही करने का प्रयास किया गया। क्या क्या किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ 4 to 5 मार्कर्स कि क्या किया गया बेल्जियम में अपनी एथनिक प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। तो इन्होंने सबसे पहला क्या किया? इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स लिए, फ्रेंच बोलने वाले लोगों से भी और डच बोलने वाले लोगों से भी। ठीक है। देन वाइड पावर टू स्टेट गवर्नमेंट। अब आपको पता है सेंट्रल सरकार कितना ही देख लेगी, स्कूल की प्रिंसिपल कितनी ही आपकी क्लास में आ जाती है, ज्यादा क्लोजली तो आपको क्लास टीचर ही देख पाती है ना। ऐसे ही यहां पे इन्होंने मोर पावर टू स्टेट गवर्नमेंट दे दी, क्योंकि वो लोगों से क्या रहेगी? कनेक्टेड रहेगी। तो पहला इन्होंने दोनों ही भाषा बोलने वालों से इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स लिए। देन इन्होंने क्लोजली प्रॉब्लम्स को जज आउट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी। तीसरी चीज, इन्होंने सेपरेट गवर्नमेंट बना दी ब्रुसेल्स में कि भैया कैपिटल जगह में अलग और यहां पे अलग, वहां पे भी सेम इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन रहेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे हैव क्रिएटेड कम्युनिटी गवर्नमेंट। व्हाट इज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट? कम्युनिटी गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट व्हिच रूल्स ओवर अ कम्युनिटी। जैसे कि यहाँ पे कम्युनिटीज थी भाषा बोलने वाली, फ्रेंच कम्युनिटी, डच कम्युनिटी, तो इनके लिए अलग अलग क्या बना दी गई? सरकारें जो एक दूसरे के बीच में नहीं बोल सकती हैं और उनके लिए रूल्स बना सकती हैं। देखिए आपकी एनसीईआरटी की ही एक इमेज है, वहीं से फोटो को स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप करके लगाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही ईजी। The photograph here is of a street address in Belgium. यहाँ पे देख सकते हैं आपके दोनों भाषाओं में, फ्रेंच में भी और डच में भी एड्रेस या वो मेंशन किया गया है। It means they are trying to give equal representation to whom? To French speaking and Dutch speaking communities. Is it clear, guys? Okay, so they are giving equal, representation to French speaking and to Dutch speaking. चलिए, let's move forward then. What is a community government? It is a social group of any size whose member resides specific locality, state, language, किसी भी बेसिस पे आप उसको क्रिएट कर सकते हो। ये यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट है जो बेल्जियम में क्रिएटेड है। You might find the Belgium model very complicated. It indeed is very complicated. ये पूरा paragraph is in your NCERT. Even for people living in Belgium. But these arrangements have worked well so far. लेकिन इनके ये जो arrangements इन्होंने बनाए, that is equal number of ministers, more power to state government, community government formation, इन सब ने बेल्जियम में सिविक स्ट्राइक होने से रोक दिया। दैट इज बाजे बजते, लड़ाइयां होती, दुनिया इन लड़ाइयों को सुनती, लेकिन ये चीजें इन्होंने क्या कर दी थी बच्चों? प्रिवेंट कर दी थी, रोक दी थी। बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री। लेकिन इस सब के आने से, पार्लियामेंट के बनने से, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने की वजह से क्या हो गया बच्चों? ये सब सुधर गया और बेल्जियम की मिसालें दी, क्या होता है, हाँ, मिसालें दी जाने लगी देश में कि कैसे इन्होंने इतनी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन को इतना इजीली सॉल्व आउट कर दिया था। Now, concept of community government. The community government is elected by the people belonging to one language community, या तो Dutch या French and German speaking, no matter where they live. कोई भी रीजन की बात नहीं है, सिर्फ भाषा के बेस पे दो लोगों को बांट दिया गया। चलिए जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, who were in majority in Brussels. ब्रूसल्स में मेजॉरिटी में कौन थे? फ्रेंच बोलने वाले लोग या डच बोलने वाले लोग? फटाफट से आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए जल्दी से। चलिए, ये तो था बेल्जियम का केस, हमने देख लिया क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी, कैसे उन्होंने उसको सॉल्व आउट किया, रिजॉल्व किया और वहां पे एक इजी मॉडल बना दिया जिसकी वजह से सिविक स्ट्राइक होनी बच गई। लेकिन क्या ये दूसरी जगह पे हुआ? श्रीलंका में क्या हुआ? आइए देखते हैं अब नेक्स्ट केसेस ऑफ श्रीलंका। अगर आपको बेल्जियम तक ऑल सॉर्टेड है तो थम्स अप दे दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, थम्स अप। ठीक है, ओके गाइस।
Sri Lanka is an island nation. We all know Sri Lanka is an island nation, just a few kilometers off the southern coast of India. It has diverse population of about 2 crores people with 74% Sinhala. अब आओ इनकी भी ethnic composition को थोड़ा सा देख लेते हैं एक flow chart के जरिए. Okay. चलिए तो अब हम बात करने जा रहे हैं मेरे बच्चों श्रीलंका के बारे में. यहां पे तो एक ही है, ठीक है. अब यहां पे क्या था, यहां पे क्या हुआ, प्रॉब्लम तो हुई होगी, इतना तो भाप गए होंगे आप लोग. तो यहां पे 74% सिन्हाला स्पीकर्स थे. ये वहां की भाषा है, ठीक है. सिन्हाला स्पीकर्स थे. तो सबसे 2 करोड़ की यहाँ पे पॉपुलेशन थी. ओके. देन 18% वर तमिल स्पीकर्स. 18% वर तमिल स्पीकर्स. अब क्या था, तमिल वालों में भी क्या था, 2 बाइफर्केशंस थी. क्या था, 13% एंड 5%. 13% वर श्रीलंकन तमिल्स, ओके, and 5% were Indian Tamils. Okay. Now, who were Sri Lankan Tamils and who were Indian Tamils? Sri Lankan Tamils were those Tamils जिनके forefathers, ancestors भी श्रीलंका में born थे. तो वहीं से they were, going out. लेकिन इंडियन तमिल्स वर द पीपल जो इंडिया से माइग्रेट करके श्रीलंका में गए थे टू परस्यू मोर बिजनेस एंड काम करने के लिए. दे वर माइग्रेटेड, उनके फोर फादर्स. तो देवर, उनका मतलब ओरिजिनेशन वाज इंडिया. तो इंडियन तमिल्स एंड देन श्रीलंकन तमिल्स वर 13% इन टोटल. नाउ इनका आपका टोटल हो गया 92% के अराउंड, राइट. यस. तो यहां पे आते हैं क्रिश्चियंस भी आ जाते हैं यहाँ पे 7% एंड देन अदर्स हो जाएंगे. बुद्धिज्म यहाँ पे फॉलो किया जाता है. तो दिस वाज द फ्लो चार्ट. यही बातें यहाँ पे लिखी हुई है. लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन. श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948 में. ये इंडिपेंडेंट कंट्री हुई थी. आइए बात करते हैं. तमिल्स हैव 2 सब ग्रुप्स नेमली. तो हमने यहीं पे बात करी थी ना, सिन्हालीज हो गए, ये तो येलो वाले, ठीक है. श्रीलंकन तमिल्स हो गए ऑरेंज वाले सारे, एंड रेड वाले हो गए इंडियन तमिल्स. ये भी आपकी एनसीईआरटी की ही क्या कहते हैं मैप है. तो तमिल्स हो गए 2, एक हो गए श्रीलंकन तमिल्स, ये नेटिव तमिल्स हैं 13%. वहीं पे कंसंट्रेटेड है इनके फोर फादर्स एंड दे वर एक्चुअली फॉलोइंग व्हाट, बुद्धिस्ट, व्हाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम. तो दे वर हिंदूज एंड मुस्लिम. एंड सिन्हालास जो थे, जो सिन्हाला स्पीकर्स थे, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जो सिन्हाला स्पीकर्स थे ना बच्चों, ये एक्चुअली फॉलो करते थे बुद्धिज्म. एंड जो ये थे तमिल स्पीकर्स, ये हिंदूज एंड मुस्लिम्स का मिक्सचर्स थे, मतलब रिलीजन को फॉलो करते थे. चलिए, तो ये हो गए इंडियन तमिल्स जिनके फोर फादर्स इंडिया से आए थे प्लांटेशन वर्कर्स की तरह कॉलोनियल रूल में और फिर वहीं पे सेटल डाउन हो गए. ये थे टोटल 18% का 5% इंडियन तमिल्स थे. एथनिक कॉम्पोजिशन सॉर्टेड. पक्का मैं क्वेश्चन पूछूंगी आगे. चलिए, नाउ मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. अब वहां पे क्या हुआ हमने देख लिया. हाँ, वी हैव सीन कि भैया बेल्जियम में तो क्या किया, कैसे उन्होंने रिजॉल्व किया, ये हमने देख लिया. अब हम बात करेंगे मेजॉरिटेरियनिज्म की. सिन्हाला कम्युनिटी ऑफ श्रीलंका डोमिनेटेड द माइनॉरिटी तमिल पीपल एंड प्रैक्टिस मेजॉरिटेरियनिज्म. व्हाट वाज मेजॉरिटेरियनिज्म? द एक्ट, देखो मैं लिख के भी लाई हूं, आपकी बुक से ही है. आई बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन whichever way it wants. कि भैया हम तो मेजॉरिटी में हैं, हम जैसे भी इसको घर को चला सकते हैं, जैसे भी देश को चला सकते हैं. तो दिस इज व्हाट मेजॉरिटेरियनिज्म इज. मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब हो गया कि जो भी मेजॉरिटी में है वो लोगों के ऊपर क्या करेगा, रूल करेगा, हक जमाएगा और जैसे मर्जी जमाएगा. तो दे एक्चुअली फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म और ये एक्ट पास हुआ 1956 में, जिस एक्ट के तहत सिन्हाला को बना दिया गया वहां की
ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब सिर्फ सिन्हाला बोलने वाले लोगों का बोलबाला होगा बच्चों। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। हर जगह फॉलो अप किया गया सिन्हालास को, चाहे जॉब्स हो चाहे एडमिशंस देने हो, हर जगह पे उन्हीं को आगे रखा गया। द स्टोर प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज्म, और साथ ही साथ इन्हीं के फॉलो किए जाने वाले रिलीजन को भी कहा गया आप लोग फॉलो कीजिए। ऑल दीज मेजर्स इंक्रीज ग्रेजुअली द फीलिंग ऑफ अलाइनेशन अमंग श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स को लगने लगा कि हम तो इस देश के हैं ही नहीं, हम तो कहीं और के ही हैं। एक ऐसा फीलिंग आने लगा कि ये लोग तो हमें अपना समझते ही नहीं है। तो द स्ट्रगल्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, क्या क्या स्ट्रगल फेस किया श्रीलंकन तमिल्स ने? डिमांड किया एक ऑटोनॉमी, कि भैया हमें भी तो कुछ से मिले, हमें भी तो कुछ एक प्रेजेंटेशन मिले हमारे देश में कि वी आर समथिंग, बट देयर डिमांड वाज रिपीटेडली डिनाइड बाय द 1980s। दे ऑर्गेनाइज मेनी पॉलिटिकल associations, organization, liberation tigers of Tamil Elam, and they conflict turned into a civil war। तो बार बार इनके द्वारा प्रोटेस्ट करना, बार बार सिन्हालास के द्वारा रिजेक्ट करना, और वो भी नहीं रुक रहे थे। इसकी वजह से यहाँ पे क्रिएट हो गई थी बच्चों सिविल वॉर। देखा, बेल्जियम में सिविल वॉर नहीं हुई थी क्योंकि बहुत ही आसान मॉडल उन्होंने रख दिया था, लेकिन श्रीलंका में हो गई थी सिविल वॉर। सिविल वॉर हो गई थी। फैक्टर्स लेड टू अ सिविल वॉर, क्योंकि इन्होंने मेजॉरिटेरियनिज्म को ऑप्ट किया। इन्होंने तमिल्स के अंदर एक परायेपन लाके खड़ा कर दिया। They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights. तो that's why इनका रिश्ता खराब होता गया और बात डिवोर्स तक पहुंच गई, जैसे मियाँ बीबी में होता है। तो the Sri Tamils launched parties and struggles, recognition, सब कुछ डिनाए। और इन दोनों के बीच में जो एक प्यार, एक रिश्ता, एक विश्वास ही नहीं रहा, तो ऑब्वियस सी बात है सिविल वॉर तो होनी ही थी। कौन सी सिविल वॉर बच्चों? ये वाली नहीं बाबा, ये वाली सिविल वॉर नहीं, ये वाली नहीं, लोगों की वहां पे a violent conflict between opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war। कि इतनी लड़ाई बढ़ जाना कि वो वॉर की तरह दिखाई देना दूसरे जगहों को, दूसरे देशों को, कहलाती है सिविल वॉर बच्चों। इज इट क्लियर मेरी जान? सबको क्लियर है? चलो अब जल्दी से मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, सिन्हालास कितने परसेंट थे श्रीलंका में? कितने परसेंट थे सिन्हालास श्रीलंका में? जल्दी से बता दो। चलो तब तक आगे बढ़ते हैं। What kind of power sharing problems were faced by Belgians and Sri Lanka? अब दोनों का हम conclusion निकालेंगे। In Belgium, the Dutch community could have taken advantage of its numeric majority and forced its will on the Flemish and German speaking। तो ये लोग तो चाहते, तो ये लोग भी तो भैया दबाव डाल सकते थे कि नहीं हम मेजॉरिटी में है, माइनॉरिटी वाले को ब्रुसेल्स अपने यहाँ करता, बेल्जियम अपने यहाँ करता, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने बहुत ही प्यार से एक मेसी सिचुएशन से निकल के एक बहुत स्मूथ मॉडल को चूज कर लिया। लेकिन श्रीलंका में जो पार्टीशन था वो बहुत मेसी हो गया था, वहां पे तो भैया बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो फ्रॉम बेल्जियम से वी अंडरस्टूड कि लीडर्स जो हैं उन्होंने रियलाइज किया कि एक्चुअली कंट्री की यूनिटी पॉसिबल है अगर हम दोनों को ही रिस्पेक्ट से उनकी बात को सुने और उनको आगे रखें। लेकिन श्रीलंका ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखाया और मेजॉरिटी का साथ दिया, उनको बल्कि और पावरफुल बनाया, जिसकी वजह से सिविल वॉर की शुरुआत हुई। आप लोगों का कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे आफ्टर स्ट्रीमिंग ऑफ दिस क्लास कि सिविल वॉर कब एंड हुई। मैं ऑप्शन दे देती हूँ 2007, 2008, 2009, 2010। ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देना है, ठीक है बच्चों। तो आज की इस क्लास में हम सारी की सारी यही बातों को पढ़ने वाले थे कि एथनिक कॉम्पोजिशंस क्या है, क्योंकि इस चैप्टर का हाफ ऑफ द पार्ट है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में जो अभी आ जाएगा 2-3 दिन में, हम ये पढ़ेंगे कि कैसे पावर शेयरिंग इससे कंक्लूड हुआ कि होना एक देश में बहुत ही जरूरी है, क्या फीचर्स है, कैसे फॉलो अप किया जाता है। जितना हमने आज पढ़ा उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है, मैं क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ऑलरेडी दे चुकी हूं। लेकिन डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल एंड एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम, तो बेल्जियम की आपको बताना है ज्योग्राफिकल, दैट इज वो कहाँ है, कैसी है, कितनी पॉपुलेशन है, एंड देन एथनिक के वहां पे कौन कौन से लोग कितनी कितनी भाषा बोलते हैं, यहाँ पे आपको लिखना होगा। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द कॉज ऑफ टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज, तो क्या कारण था, क्योंकि वहां पे जो मेजॉरिटी में था वो माइनॉरिटी में था एंड इसकी कैपिटल सिटी में उल्टा था।
अगेन श्रीलंका के बारे में आपको ज्योग्राफिकली और एथनिकली समझाना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपेयर द डिफरेंट वेज इन विच बेल्जियम एंड श्रीलंका हैव विद द प्रॉब्लम ऑफ कैसे सॉर्ट आउट हुए, तो दोनों ने कैसे किया, बेल्जियम ने क्या किया और श्रीलंका ने क्या किया, तो ये आपको यहाँ पे एज अ कंक्लूजन बताना है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा आज की ये क्लास जो है वो होती है खत्म। आई होप आपको सब कुछ सॉर्टेड हो, क्लियर हो। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, बाकी कोई डाउट है आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, रीमा शुगर इज माई ID। ऑल्सो बच्चों, ये तो चैप्टर्स हैं, अभी इन चैप्टर्स को हम अपने पेड बैचेस में भी पढ़ाते हैं, जहाँ पे आपको और एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी की डेप्थ, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो 10th क्लास के लिए दिस इज द बैच, बोर्ड्स फाउंडेशन बैच, जिसमें लाइव क्लासेस होती हैं। अभी तो आप मुझे रिकॉर्डेड देख रहे हो, वहाँ पे लाइव क्लासेस होती हैं प्रॉपर स्केड्यूल के साथ। स्केड्यूल भी अगले पेज पे मैंने दिया है, जो आपको पीपीटी के थ्रू मिल जाएगा। पीपीटी आपको मिलेगी हमारी साइंस एंड फन की ऐप पे, ये वाली पीपीटी। ठीक है, तो 1699 का कोर्स है। अगर आप इसके ऊपर कोड लगाते हो GHAI20 तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आप ये कोर्स परचेज कर सकते हो और हमसे रेगुलर बेसिस पे लाइव क्लासेस में मिल सकते हो हमारी साइंस एंड फन की ऐप पे। हम यूट्यूब पे तो पढ़ाते रहेंगे, डोंट वरी। एंड दिस इज द स्केड्यूल ऑफ क्लास 10th ऑफ SST। इट्स TTS 5 to 6 PM। आई होप आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा एथनिक कॉम्पोजिशंस का। अगली वीडियो इसी 2-3 दिन में, आई थिंक फ्राइडे को आएगी या वेडनेसडे को आएगी। तो सी यू ऑल देयर। एंड होमवर्क जो मैंने बोला है मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।